हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में बिलियन के आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में बिलियन के 10 टॉपिकों को अध्ययन किया था। अब हम उसके आगे के 3 और नए टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। उसमें जो नया पहला टॉपिक होगा वह होगा परासरण दाब। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह होगा परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले-हार्टले विधि। ये जो बर्कले-हार्टले विधि है ये यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे परासरण दाब ज्ञात करने के नियम। तो परासरण दाब, बार बार तीनों में एक ही बात आई, परासरण दाब। परासरण दाब क्या है? तो अगर आपको परासरण दाब के बारे में जानना है तो उससे पहले आपको यह जानना होगा कि परासरण क्या है, और परासरण के बारे में जानना है तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। तो ये जो परासरण है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, इन सबको जानने के लिए आप हमारी इससे पहले की जो पार्ट 1 की वीडियो है उसके 10 टॉपिकों को एक बार वीडियो जरूर देख लें, जिससे कि ये आगे के जो टॉपिक हैं वह आपके ठीक ठीक समझ में आ जाएं। जो आपका चैप्टर नंबर 1-2 बिलियन है, इसमें अपने यूपी बोर्ड में 5 से 7 नंबर का आता है, जिसमें से एक न्यूमेरिकल आता है 2 नंबर का, और 5 नंबर का कोई 1 या 2 टॉपिक आते हैं। तो अगर आपने हमारी 3-4 वीडियो देख ली तो उन 4 वीडियो में हम अपने 3-4 पार्ट्स में बिलियन के सभी टॉपिकों को डाल देंगे, जिससे कि आपके 5 से 7 नंबर क्लियर हो जाएं। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक परासरण दाब के बारे में जानेंगे। लेकिन जिन्होंने भी धोखे से भी किसी कारणवश हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो ताकि उनके भी परासरण दाब समझ में आना चाहिए, इसके लिए हम पहले परासरण दाब से पहले आपको थोड़ा सा परासरण के बारे में बता दें। परासरण क्या था तो आपको बताएं, एक होता है तनु बिलियन। तनु बिलियन होता है कोई पतला बिलियन, और एक होता है सांद्र बिलियन। सांद्र बिलियन इसके बीच में लगी होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। एक बार जिन्होंने देख लिए वीडियो वो रिवीजन कर लें। तो क्या होता है, जो विलायक होता है, विलायक के अणु तनु बिलियन से सांद्र बिलियन की ओर, विलायक के अणु तनु बिलियन से सांद्र बिलियन की ओर स्वतः ही अपने आप से ही प्रवाहित हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम परासरण कहते हैं। हमने कहा विलायक के अणु तनु बिलियन से सांद्र बिलियन की ओर स्वतः ही प्रवाहित होने लगते हैं। इस पूरे प्रक्रम को हम परासरण कहते हैं। हमने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे किशमिश का पानी में डाल देना और पानी में डालने पर किशमिश का फूल जाना एक परासरण का एक उदाहरण है। अब हम आगे के टॉपिकों के बारे में जानेंगे, परासरण दाब के बारे में। तो देखिए परासरण दाब क्या है। देखिए परासरण दाब क्या है। हमने एक पात्र ले लिया, एक पात्र में यहां अर्धपारगम्य झिल्ली ले ली, यहां विलायक भर लिया, विलायक, यहां हमने बिलियन ले लिया। एक पात्र ले लिया, पात्र में एक अर्धपारगम्य झिल्ली ले ली, अर्धपारगम्य झिल्ली ले ली, एक साइड में विलायक ले लिया और एक साइड में बिलियन ले लिया। अब क्या होगा, आप जानते हैं परासरण क्या होता है। परासरण क्या होता है, विलायक के अणु जो बिलियन की ओर स्वतः ही प्रवाहित हो जाते हैं। तो हम विलायक के अणु बिलियन की ओर ना जा सकें, इसके लिए हम बिलियन पर एक पिस्टन के माध्यम से दाब लगा देते हैं। पिस्टन के माध्यम से क्या लगा देते हैं, दाब लगा देते हैं। वही दाब हमारा परासरण दाब कहलाता है। एक बार फिर देखिए, हमने एक पात्र लिया, एक पात्र में के बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली ले ली, अर्धपारगम्य झिल्ली लेकर एक साइड में विलायक भर लिया, एक साइड में बिलियन भर लिया। और हम जानते हैं परासरण किसे कहते हैं। परासरण में क्या होता है, विलायक के अणु बिलियन की ओर स्वतः ही प्रवाहित होते रहते हैं और हमें लगाना है परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है, जब विलायक के अणु बिलियन की ओर स्वतः ही प्रवाहित होने लगते हैं तब हम क्या करते हैं, बिलियन के ऊपर एक पिस्टन द्वारा एक दाब लगाते हैं। जब हम दाब लगाते हैं तो जो विलायक के अणु है वो बिलियन की ओर जाने से रुक जाते हैं, जा नहीं पाते हैं। तो जो उस पर दाब लगाते हैं वह कम से कम दाब लगाते हैं जिससे विलायक के अणु बिलियन की ओर जाने से रुक जाते हैं। वही दाब हमारा परासरण दाब कहलाता है।
तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो अगर हम परासरण दाब की डेफिनेशन दें तो कैसे देंगे? हम देंगे विलायक को बिलियन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने के लिए बिलियन पर जो कम से कम बाहरी दाब लगाया जाता है, वह दाब परासरण दाब कहलाता है। हम आपको बता दें, अगर आप ध्यान से हमारी सभी वीडियो को और सभी बातों को सुनते रहेंगे तो आपको कोई भी टॉपिक को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कक्षा 12 में बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं? चीज़ों को रटने की कोशिश करते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कोई भी चीज़ समझेंगे तो सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, और रटेंगे तो आप आज रटेंगे कल भूल जाएंगे। मान लीजिए 2-3 दिन याद कर लेंगे तो नेक्स्ट डे भूल जाएंगे। तो आपको रटना नहीं है, चीज़ों को सीखना है, और जब सीख जाएंगे, जब आपकी बातें समझ में आने लगेंगी तो फिर आपको याद भी बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखो, अगर हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो किसी ना किसी चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं, जिससे कि चित्र के माध्यम से ही बच्चों को ठीक समझ में आता है, दिमाग में घुसता है। तो आप सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखें और देखें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो हमने क्या करा, एक बार फिर देख लो परासरण दाब की परिभाषा। हमने एक और विलायक, एक और बिलियन ले लिया। विलायक के अणु बिलियन की ओर परासरण के कारण स्वतः ही प्रभावित होते हैं। अब हमें इसको रोकना है तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम बिलियन के ऊपर एक पिस्टन लगा के बैठे हुए हैं। जैसे ही हम पिस्टन लगाएंगे, जैसे कि आप कोई सोफ्ता ले लीजिए, सोफ्ते को पानी में डाल दीजिए। आपने सोफ्ते को पानी में डाला, क्या होगा? पानी जो होगा वो स्वतः ही सोफ्ते के अंदर बैठने लगेगा। ये जो प्रोसेस है ये परासरण कहलाता है। आपने क्या किया, अब जो सोफ्ता है उसके ऊपर आपने दाब लगा दिया, हाथ से पकड़ा, ऐसे करने लगे, उसको निचोड़ने लगे, तो क्या होगा? उसका पानी उसके अंदर जो था वो वापस आने लगेगा। इसका मतलब है जो आपने उसके अंदर विलायक भेजा था वो हट गया, वहां से विलायक वहां पहुंच नहीं पाया। तो जो आपने उस पर दाब लगाया वह क्या हो गया? परासरण दाब हो गया। तो आप अगर उससे ना समझे तो इससे समझ लीजिए, और नहीं तो सोफ्ते वाला एग्जांपल देख लीजिए। अगर हम देखें परासरण दाब क्या है तो आप क्या कहेंगे, विलायक को बिलियन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने के लिए बिलियन पर, विलायक पे नहीं बिलियन पर जो कम से कम बाहरी दाब लगाया जाता है, उसको हम परासरण दाब कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, विलायक को बिलियन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने पर इसके परासरण को रोकने के लिए, अगर विलायक बिलियन में चला गया तो यह घटना परासरण कहलाती है। हमें विलायक को बिलियन में जाने ही नहीं देना है। अगर विलायक बिलियन से जाने से रुक गया तो यह घटना को, इसका मतलब परासरण रुक गया। इसीलिए इसने कहा इसके परासरण को रोकने के लिए बिलियन पर जो बाहरी दाब लगाया जाता है, जो अलग से एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, वह दाब परासरण दाब कहलाता है। जो अब आपके पास नोट्स लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बर्कले हार्टले विधि अभी हम पढ़ेंगे। आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सही से बर्कले हार्टले विधि के बारे में जानेंगे। देखिए अब हम पढ़ेंगे परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि। क्या ज्ञात करने की? परासरण दाब ज्ञात करने की। परासरण दाब क्या करना है? ज्ञात करना है। पहले इस बात पर ध्यान दो, परासरण दाब ज्ञात करना है, उसके बाद उसे नोट करना है, फिर बताना है कि परासरण दाब इतना है। परासरण दाब क्या था? हमने कहा था विलायक को बिलियन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा बिलियन पे जो कम से कम बाहरी दाब लगाया जाता है, बिलियन पर जो दाब लगाया जाता है कम से कम, वही दाब हम किसी को में नोट कर लेंगे, वही दाब होगा परासरण दाब। हम दाब मापी में परासरण दाब को नोट करेंगे। पहले ध्यान रखना, दाब मापी में परासरण दाब को नोट करेंगे, वही होगा परासरण दाब। इसके लिए सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं और फिर जानते हैं परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि क्या है। इसमें सबसे पहले हम एक सरंध्र नली लेते हैं। सरंध्र नली ये है जो ब्लैक कलर से बनी हुई है, ये है सरंध्र नली। यहाँ से ये जो है ये सरंध्र नली है। सबसे पहले हम इसमें सरंध्र नली लेते हैं और सरंध्र नली के बीच में हम कॉपर फायरोसाइनाइड की, ये दो दिख रही है आपको ब्लू कलर की, ये डेड डैश करके, ये है कॉपर फायरोसाइनाइड की कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली। जो आपको मैंने ऐसे में अर्धपारगम्य झिल्ली दिखाई थी वो इस सरंध्र नली के बीच में है। सरंध्र नली के क्या है? बीच में है कॉपर फायरोसाइनाइड, किसकी? कॉपर फायरोसाइनाइड की
अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये कृत्रिम होती है। कृत्रिम उसे कहते हैं जिसको हमने स्वयं बनाया होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे साथ ही लगे रहना, हमारे साथ बोलना, जिससे बर्कले हार्टले विधि हमें हैंड टू हैंड याद हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक सरंध्र नली लेते हैं, एक सरंध्र नली लेते हैं। सरंध्र नली के भीतर कॉपर फायरोसाइनाइड की कृत्रिम एक झिल्ली ले लेते हैं, जिसको हमने ब्लू पेन से दिखाया हुआ है। अब इस जो सरंध्र नली है, इसके भीतर विलायक को भरने के लिए, जो इसके अंदर हमने विलायक को भरा हुआ है, ये कहीं से तो भरा होगा, तो सरंध्र नली के भीतर विलायक को भरने के लिए एक और कीप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कीप लगा देते हैं, जिसके माध्यम से हम सरंध्र नली के भीतर विलायक को भर लेते हैं। अब हमने कितना विलायक भरा, इसको नापने के लिए हम एक और केस नली लगा देते हैं। देखिए कितना विलायक भरा, इसको देखने के लिए हम इसके एक और क्या लगा देते हैं, केस नली लगा देते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक सरंध्र नली लेते हैं। सरंध्र नली के भीतर एक कॉपर फायरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लेते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब सरंध्र नली के भीतर विलायक को भरने के लिए एक साइड में कीप लगा देते हैं, और दूसरी साइड में कितना हमने इसके अंदर विलायक भरा, उसको नापने के लिए केस नली लगा देते हैं। अब हम नली को एक पात्र में फिट कर लेते हैं। अब इसमें पात्र कौन सा होता है, ये वाला, ये जो है, ये और ये पात्र है। अब हम जो सरंध्र नली है, इसको एक पात्र में फिट कर लेते हैं। पात्र में एक पिस्टन दिख रहा होगा आपको, एक पिस्टन लगा होता है ये वाला, और एक क्या लगा होता है, दाब मापी लगा होता है। एक पिस्टन लगा होता है और एक दाब मापी लगा होता है। जिस बिलियन का हमें परासरण दाब ज्ञात करना होता है, उसे हम इस पात्र में भर लेते हैं। ये जो भरा हुआ है, ये बिलियन है, ये आपके सामने लिखा भी है। ये जो भरा हुआ है, ये बिलियन है। जिस बिलियन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है, उसे हम इस पात्र में भर लेते हैं। प्रयोग के आरंभ में, प्रयोग से पहले ही हम क्या करते हैं, केस नली में जल का तल नोट कर लेते हैं। केस नली में जल का तल नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रयोग आरंभ करते हैं। जब हम प्रयोग आरंभ करते हैं, हम देखते हैं कि जैसे ही बिलियन है, जो विलायक है, विलायक बिलियन की ओर मूव करने लगता है। विलायक बिलियन की ओर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। परासरण की क्रिया स्टार्ट हो जाती है और विलायक बिलियन की ओर गति करने लगता है। विलायक बिलियन की ओर गति करने लगता है। जब विलायक ऊपर और नीचे जाने लगता है, धीरे धीरे क्या होता है, केस नली में जल का तल नीचे गिरता जाता है, क्योंकि यहाँ जो पानी भरा हुआ था वो इसमें और इसमें जाने लगा। केस नली में जो जल का तल था वो नीचे आने लगता है। उसी समय हम क्या करते हैं, अपनी पिस्टन की सहायता से उस बिलियन पर दाब लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम पिस्टन पर दाब लगाते हैं, पुनः जो विलायक बिलियन की ओर पात्र में जाना स्टार्ट हुआ था, वो वापस आने लगता है। जब वापस आने लगता है तो केस नली में जल का तल बढ़ने लगता है। केस नली में जल का तल बढ़ने लगता है। हम दाब लगाते जाते हैं, केस नली में जल का तल बढ़ता जाता है। जैसे ही जब अपनी वह पुरानी अवस्था में आता है, हम तुरंत उस दाब को दाब मापी में नोट कर लेते हैं। वही दाब मापी में जो दाब नोट करते हैं, वही दाब होता है परासरण दाब। हम फिर इसी माध्यम से, बर्कले हार्टले विधि के माध्यम से परासरण दाब को दाब मापी में नोट कर लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सरंध्र नली लेते हैं। सरंध्र नली के भीतर कॉपर फायरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। कॉपर फायरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है। उसके बाद उसके अंदर विलायक भरने के लिए एक और कीप लगी होती है, और दूसरी ओर विलायक को देखने के लिए कि कितना भरा है, केस नली लगी होती है। इस पूरी सरंध्र नली को हम एक पात्र, ये वाले पात्र के माध्यम से इसको चारों ओर से ढक लेते हैं। इस सरंध्र नली को एक पात्र में बंद कर देते हैं। अब पात्र में क्या लगा होता है, पात्र में एक पिस्टन लगी होती है और एक दाब मापी लगी होती है, जिसमें हमें परासरण दाब को नोट करना होता है। प्रयोग के आरंभ में सबसे पहले हम केस नली में जल का तल नोट करते हैं और परासरण दाब को नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रयोग को आरंभ करते हैं। जैसे ही हम प्रयोग को आरंभ करते हैं, हम देखते हैं जो विलायक है वह बिलियन की ओर मूव करने लगता है। परासरण की क्रिया स्टार्ट होती है, विलायक बिलियन की ओर मूव करने लगता है।
जैसे ही विलायक विलयन की ओर मूव करेगा, पात्र में जाना स्टार्ट होगा, तुरंत केश नली में जल का तल नीचे जाने लगता है। जल का तल नीचे जाने लगता है, पानी क्योंकि ऊपर जाने लगता है, जल का तल नीचे जाने लगता है। हम उसी समय पिस्टन से उस विलयन पर एक दाब लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम विलयन पर दाब लगाना स्टार्ट करते हैं, हम दाब लगाते जाते हैं, जो विलयन में विलायक घुसा था वो वापस विलायक उसमें सरंध्र नली में आने लगता है। अब विलयन में जो विलायक था वो विलायक सरंध्र नली में आने लगता है और केश नली में जल का तल ऊपर उठने लगता है। जल का तल ऊपर उठता जाता है, हम दाब लगाते जाते हैं, विलयन से विलायक सरंध्र नली में आता जाता है और केश नली के साथ में उसका जल का तल ऊपर बढ़ता जाता है। जैसे ही केश नली में जल का तल अपने पूर्णतः जितना होता है, पहले जितना हो जाता है, हम तुरंत दाब मापी में उस पिस्टन द्वारा लगाए गए दाब को नोट कर लेते हैं। वही दाब हमारा परासरण दाब कहलाता है। यही परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले-हार्टले विधि है। अगर आपको फिर भी बर्कले-हार्टले विधि में कुछ भी समझने में कुछ भी परेशानी आई हो, क्योंकि बर्कले-हार्टले विधि बोर्ड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो अगर आपको जरा सा भी कहीं पे भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपके समझ में आ गई हो तब तो बहुत ही जरूर बताएं। अगर आपके समझ में आ गई हो तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम इसका तीसरा टॉपिक और चैप्टर का 13वां टॉपिक परासरण दाब के नियमों के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में अब परासरण दाब ज्ञात करने की बर्कले-हार्टले विधि को अभी हम बोर्ड पर लिखेंगे, काफ़ी लंबी है तो जल्दी से आप उसको नोट कर लेना। हमने बताया आप हमारे साथ ही साथ आप कॉपी बनाते रहना। आप अगर हमारे साथ साथ जो सेकंड बुक की कॉपी बनाएंगे, सेकंड बुक में लगभग 50 से 55 नंबर का आता है, आपका ठीक 100% क्लियर हो जाएगा। तो आप हमारे ही साथ साथ इसकी सेकंड बुक की कॉपी बनाते चलें। देखिए, बर्कले-हार्टले विधि, इस विधि में एक सरंध्र नली होती है जिसमें कॉपर फायरोसाइनाइड की कृत्रिम अर्धपारगम में झिल्ली लगी होती है और इसमें विलायक भरने के लिए एक ओर कीप लगी होती है तथा दूसरी ओर एक केश नली लगी होती है। इस नली को एक पात्र में फिट कर लेते हैं जिसमें एक पिस्टन और एक दाब मापी लगा होता है। जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे पात्र में भर लेते हैं। प्रयोगों के आरंभ में केश नली में जल का तल नोट कर लेते हैं। जैसे ही परासरण की क्रिया आरंभ होती है, केश नली में जल का तल नीचे गिरने लगता है। ठीक इसी समय पिस्टन की सहायता से विलयन पर इतना दाब लगाते हैं कि केश नली में जल का तल पहले जितना हो जाए, जितना प्रारंभ में था उतना ही हो जाए। इस दाब को दाब मापी में नोट कर लेते हैं। यही दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। आपको जो हमने चित्र के माध्यम से समझाया था वही आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको वही लिखा हुआ मिलेगा। ये वो भाषा है जो आपको ठीक जल्दी से याद हो जाएगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इससे पहले जो हमने चित्र बनाया था, पहले आप चित्र बनाइए, वही आपको एग्जाम में भी बनाना है। उसके बाद बर्कले-हार्टले विधि का ये सब स्टेटमेंट आपको वहाँ लिख कर आना है। अब हम तीसरा टॉपिक या तो इस विलयन का 13वां टॉपिक परासरण दाब के नियम के बारे में जानेंगे। देखिए, परासरण दाब के नियम। अब परासरण दाब पहली बात तो सांद्र विलयन की ओर पर लगता ही नहीं है। परासरण दाब जो होता है केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। पहले एक बात ध्यान रख लीजिए, परासरण दाब केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। तो परासरण दाब के जो नियम हैं, इसके 2 नियम हैं, दोनों के दोनों नियम तनु विलयनों के लिए ही हैं। परासरण दाब के जो 2 नियम हैं, नंबर 1 है बॉयल बॉन्ड हाफ नियम। नंबर 1 बॉयल बॉन्ड हाफ नियम और नंबर 2 चार्ल्स बॉन्ड हाफ नियम है। तो सबसे पहले जो पहला नियम है वह कौन सा है? बॉयल बॉन्ड हाफ नियम। दूसरा नियम क्या है? चार्ल्स बॉन्ड हाफ नियम। दोनों नियमों में 3
तीन चीज़ों पर डिस्कस किया गया है। नंबर 1 ताप पर, नंबर 1 ताप, नंबर 2 सांद्रता और नंबर 3 परासरण दाब। हम इन तीन चीज़ों से इन दोनों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 ताप, नंबर 2 सांद्रता, नंबर 3 परासरण दाब। फिर से देख लीजिए, ताप, सांद्रता, परासरण दाब। परासरण दाब को हम P से दिखाते हैं, कुछ किताबों में इसे पाई से भी दिखाया गया है। परासरण दाब को हम P से दिखाते हैं, कुछ किताबों में इसे पाई से दिखाया गया है। ताप को हम T से दिखाते हैं, सांद्रता को हम C से दिखाते हैं, सांद्रता को C से, ताप को T से, परासरण दाब को P या पाई से। तो नंबर 1 उन्होंने कहा बॉयल बॉन्ड हाफ नियम। बॉयल बॉन्ड हाफ नियम क्या है? तो बॉयल में से होता है उबालना, तो समझ लेना गरम गरम। तो हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करना है, ताप को स्थिर कर देना है। ताप को क्या कर देना है? स्थिर कर देना है। किसी भी तनु विलयन में स्थिर ताप पर, किसी भी तनु विलयन में स्थिर ताप पर, जो स्थिर ताप पर परासरण दाब जो होता है, परासरण दाब P होता है, वह सांद्रता C के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला नियम जो है बॉयल बॉन्ड हाफ नियम, उसने क्या कहा? उसने कहा स्थिर ताप पर, ताप कैसा रखना है? स्थिर रखना है। स्थिर ताप पर परासरण दाब सांद्रता के अनुक्रमानुपाती या कह लो समानुपाती होता है। पर एक बात आपको लगानी पड़ेगी तनु विलयनों के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि परासरण दाब के जो नियम हैं वो केवल तनु विलयनों पर लागू होते हैं, सांद्र विलयनों पर लागू नहीं होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो आपके परासरण दाब के नियम हैं वो 3 टॉपिक्स पर हैं, ताप पर, सांद्रता पर, परासरण दाब पर। सबसे पहला जो पहला नियम है बॉयल बॉन्ड हाफ नियम, तो उसमें क्या कहना है? किसी भी तनु विलयन में, किसी भी तनु विलयन के लिए स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता के समानुपाती होता है, परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। जब बॉयल बॉन्ड हाफ नियम है, अब हम देखते हैं चार्ल्स बॉन्ड हाफ नियम। चार्ल्स बॉन्ड हाफ नियम, तो आप इसमें भी कहोगे सभी तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए, अब इसमें कहेगा स्थिर दाब पर, अब इसमें कहेगा स्थिर सांद्रता पर। अब की बार क्या स्थिर रखना है? सांद्रता। C को आपको स्थिर रखना है। स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर किसी भी तनु विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर किसी भी तनु विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। तनु परासरण दाब के नियम, अगर वो पूछ ले आपसे परासरण दाब के नियम क्या हैं, तो आपको क्या कहना है? सबसे पहले ये कहना है कि परासरण दाब के नियम केवल तनु विलयनों के लिए ही लागू होते हैं। परासरण दाब के 2 नियम हैं, नंबर 1 बॉयल बॉन्ड हाफ नियम, नंबर 2 चार्ल्स बॉन्ड हाफ नियम। बॉयल बॉन्ड हाफ नियम में ताप को स्थिर रख देना है और सांद्रता को आपके परासरण दाब के अनुक्रमानुपाती कर देना है। आप कहेंगे तनु विलयनों के लिए स्थिर ताप पर परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। फिर आपसे वो कहेगा दूसरा नियम चार्ल्स बॉन्ड हाफ नियम, तो आप कहेंगे तनु विलयनों के लिए, तनु विलयन जरूर कहना है, तनु विलयनों के लिए तनु विलयनों के लिए स्थिर सांद्रता पर, तनु विलयनों के लिए स्थिर सांद्रता पर परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है। आज हमने ये तीनों टॉपिक डिस्कस कर लिए और अभी हम तीसरे टॉपिक के भी आपको नोट्स लिख करके बोर्ड पर दे देंगे, आप अभी नोट कर लेना। देखिए परासरण दाब के नियम, परासरण दाब के नियम तनु विलयनों के लिए लागू होते हैं। यह निम्नलिखित 2 नियम हैं, यह निम्नलिखित 2 नियम हैं। नंबर 1 बॉयल बॉन्ड हाफ नियम, इसमें क्या रखना है आपको? ताप स्थिर रखना है। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब, परासरण दाब को दिखाते हैं P से दिखा लो या पाई से, विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। फिर आप ये फार्मूला लिख देंगे और आगे लिख देंगे जबकि T जो ताप है वह क्या हो? स्थिर हो। फिर आपको लिखना है चार्ल्स बॉन्ड हाफ नियम, तो इसमें क्या रखना? सांद्रता स्थिर रखनी है। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब परम ताप T के समानुपाती होता है। आप ये फार्मूला लिख देंगे, उसके बाद आप कहेंगे आगे जबकि सांद्रता स्थिर हो।
अभी हमने थोड़ी देर पहले बर्कले हार्टले विधि पढ़ी थी। कभी कभी क्या होता है, बर्कले हार्टले विधि आ जाती है और उसकी कोई दो विशेषताएं पूछ लेता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपसे बर्कले हार्टले विधि की कोई दो विशेषताएं पूछ ले तो आप सबसे पहले कहेंगे बर्कले हार्टले विधि द्वारा प्रसरण दाब ज्ञात करने में कम समय लगता है। बर्कले हार्टले विधि द्वारा प्रसरण दाब ज्ञात करने में कम समय लगता है। आप नंबर 2 विशेषता कहेंगे बर्कले हार्टले विधि द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली का टूटने का खतरा बहुत कम होता है। बर्कले हार्टले विधि में अर्धपारगम्य झिल्ली का टूटने का खतरा बहुत कम होता है। अगर आपसे बर्कले हार्टले विधि की कोई दो विशेषताएं पूछी जाएं तो आप ये लिख देना। हमारी जो 3 टॉपिक्स हमने बताए थे वो क्लियर हो गए। इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो बिलियन के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगर आपको सच में हमारे टॉपिक्स जो हम समझा रहे हैं वह समझ में आ रहे हों और हमारे नोट्स भी आपके समझ में आ रहे हों, तो आप अगर सच में ही आपके समझ में आ रहे हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आपके जो फ्रेंड्स हों जो 12th क्लास में हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।